हेलो गाइस, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे क्रिस्टल ऑल स्टडी चैनल पे। तो आज हम पढ़ेंगे हमारा नेगोशिएशन एंड लीडरशिप सेक्ट में आपका ये सब्जेक्ट आपको मिला होगा। तो इसमें बेसिकली 4 टॉपिक हैं जो कि आप देख सकते हैं। यूनिट 1 में है नेगोशिएशन फंडामेंटल की, उसके कॉन्सेप्ट, नेगोशिएशन का प्रोसेस कैसे होता है, कोलैबोरेटेड अप्रोच, अपॉर्चुनिटी किस तरह है, विन विन आउटकम्स कैसे निकल के आते हैं। तो हम ये सब पढ़ेंगे। और यूनिट 1 में आपका नेगोशिएशन कैनवेस इंट्रोडक्शन फ्रेमवर्क, इसके बारे में है कि ऑप्शंस क्या होते हैं, इंटरेस्ट अमंग अदर्स किस तरह से होता है, तो हम ये सब देखेंगे। और डिफरेंस कैसे आता है पोजीशन और इंटरेस्ट को लेकर। यूनिट 2 में आपका है मैनेजिंग क्रिटिकल मूवमेंट को लेकर, तो हम इसको देखेंगे। और इफेक्टिव कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप बिल्डिंग के लिए हमें किस तरह से कम्युनिकेट करना चाहिए, आना चाहिए, किस तरह से हमें दूसरी पार्टी से बात करना आना चाहिए, ट्रस्ट कैसे बिल्ड करते हैं और किस तरह से हमारा जो स्कोप हम उसे इम्प्रूव कर सकते हैं नेगोशिएशन में। यूनिट 3 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आता है डिस्कवरिंग, क्रिएटिंग एंड कामिंग वैल्यू के बारे में, कि जोपा के बारे में यहाँ पे आएगा, जोन ऑफ पब्लिक एग्रीमेंट के बारे में, एनिमीज ऑफ वैल्यू क्रिएशन, बाइसेस, इन सब की चीज़ों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। यहाँ पे आता है आपका कॉम्प्लेक्स नेगोशिएशन के बारे में भी हम देखेंगे। यूनिट 4 जो है वो बेसिकली बांटना के ऊपर है, बेस्ट अल्टरनेटिव टू नेगोशिएट एग्रीमेंट, कि किस तरह से हम लोग बेस्ट वे में हम लोग किस तरह से नेगोशिएट कर सकते हैं। तो हमें ये 4 यूनिट पढ़ने होंगे। इन चारों को मैं आपको अलग अलग लेक्चर्स में स्टडी करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कम समय में, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं यूनिट 1 की तरफ। यूनिट 1 नेगोशिएशन फंडामेंटल। तो सबसे पहले नेगोशिएशन है क्या, व्हाट इज नेगोशिएशन। तो नेगोशिएशन क्या होता है। नेगोशिएशन इज अ डिस्कशन बिटवीन 2 और मोर पार्टीज टू रीच एन एग्रीमेंट। किसी भी एग्रीमेंट तक पहुंचने के लिए 2 पार्टीज हैं या फिर उनसे ज़्यादा पार्टीज होती हैं, और किसी एग्रीमेंट तक पहुंचने के लिए, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, नेगोशिएशन करना पड़ता है। तो चलिए गाइस, तो हम पढ़ेंगे यहाँ पे यूनिट 1 नेगोशिएशन फंडामेंटल्स के बारे में। सबसे पहले आता है नेगोशिएशन है क्या। तो नेगोशिएशन का मतलब होता है समझौता करना, बातचीत करना, ठीक है। तो नेगोशिएशन इज अ डिस्कशन बिटवीन 2 और मोर पार्टीज। तो नेगोशिएशन क्या है, डिस्कस करना 2 और मोर पार्टीज के साथ एक एग्रीमेंट तक पहुँचना, उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। इट इज़ अ कॉमन इन मेकिंग डील मेकिंग, रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स और मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट। तो ये जो नेगोशिएशन है वो कहीं ना कहीं कॉमन होता है, किसमें, डील करने में, रिजॉल्व करने के लिए डिस्प्यूट्स को और मैनेज करने के लिए कॉन्फ्लिक्ट्स को, ठीक है। तो ये 3-4 जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है किसके लिए, नेगोशिएशन के लिए। यहाँ पे नेगोशिएशंस होती ही होती हैं। अब नेगोशिएशन फंडामेंटल्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है बांटना, बेस्ट अल्टरनेटिव टू अ नेगोशिएटेड एग्रीमेंट, जो कि बेस्ट ऑप्शन जो होता है नेगोशिएट करने का, इफ अगर वो फेल हो जाए तो हमें बांटना यूज करना चाहिए। सेकेंड आता है आपका जोपा, जोन ऑफ पब्लिक एग्रीमेंट, द रेंज विद इन विच अ डील इज एक्सेप्टेबल टू बोथ द पार्टी। तो दोनों पार्टीज का जो भी रेंज होता है, डील जो होती है उसको एक्सेप्ट करने के लिए हमें जोपा का यूज़ करना पड़ता है। जोपा जोन ऑफ पब्लिक एग्रीमेंट, पॉसिबल एग्रीमेंट का, ताकि दोनों पार्टीज को कोई भी लॉस ना हो। इंटरेस्ट वर्सेस पोजीशन, फोकस ऑन अंडरलाइंग इंटरेस्ट रेदर देन रिजिड पोजीशन। तो हम लोग इंटरेस्ट में फोकस करते हैं, ना कि अपनी पोजीशन को देखकर। आगे हम बात करते हैं इनके कुछ वोकैबुलरी के बारे में। सबसे पहला आता है विन विन, जो भी आउटकम होता है, वेयर ऑल द पार्टीज बेनिफिट। तो जो भी दोनों सारे पार्टीज का बेनिफिट होना चाहिए तभी हम लोग एग्रीमेंट को मानते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, विन विन। कॉन्सेशन क्या है, जब हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है नेगोशिएट कर तो उसे क्या कहते हैं, कॉन्सेशन। और डेडलॉक क्या होता है, व्हेन नो एग्रीमेंट कैन बी रीच, जब कोई भी एग्रीमेंट तक हम लोग रीच नहीं कर पाते हैं, हमारा कोई हमें प्रॉफिट लॉस कुछ भी नहीं हो रहा है, हम लोग एग्रीमेंट तक पहुँच ही नहीं पाए, हम लोग उसे नेगोशिएट नहीं कर पाए, तो उसे क्या कहेंगे, डेडलॉक करना, ठीक है। अगर हम देखते हैं नेगोशिएशन प्रोसेस के बारे में, सबसे पहले आता है प्रिपेयर करना, ठीक है, प्रिपरेशन। रिसर्च करो, प्लान करो बिफोर नेगोशिएटिंग। नेगोशिएट करने से पहले, समझौता करने से पहले, बातचीत करने से पहले क्या करना चाहिए, कंपनीज के बारे में, उस पार्टीज के बारे में रिसर्च करो, प्लान करो। सेकेंड पॉइंट, डिस्कस करो कुछ व्यू पॉइंट्स और लिसन टू द अदर्स, ठीक है। डिस्कस करो लोगों के साथ, उनके पॉइंट्स जो है उनको अपने पास, व्यू पॉइंट जो है उसको सेव कर लो। थर्ड पॉइंट आता है आपको बार्गेनिंग करनी आनी चाहिए, ऑफर्स, मेक ऑफर्स एंड कॉन्सेशन। कॉन्सेशन में क्या होता है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आता है आपका क्लोजिंग, फाइनलाइज कर दो एग्रीमेंट को वहीं पे। और फिफ्थ पॉइंट आपका आता है इम्प्लीमेंटेशन, कि गो थ्रू ऑन द एग्रीड टर्म, जो भी तुमने एग्री करा, जो भी तुमने फाइनलाइज करा है चीज़ क्लोज करते वक्त, उस चीज़ को तुम्हें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। डील मेकिंग एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का अगर हम देखें तो जो डील मेकिंग है वो फोकस करती है क्रिएट करने में एग्रीमेंट को, और बेनिफिट्स होती है सारी पार्टीज़ के लिए।
सेकेंड पॉइंट जो आपका डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, तो इसमें क्या होता है, नेगोशिएशन जो है वो कहीं ना कहीं रिजॉल्व करता है हमारे कॉन्फ्लिक्ट को एकदम आसान तरीके से। हम बात करते हैं एजप्शंस एंड बायसनेस इन नेगोशिएशन। तो कॉमन एजप्शंस क्या होता है कि बिलीव करना नेगोशिएशन इज ऑलवेज अबाउट विनिंग। अगर हम लोग ये बिलीव कर लें कि नेगोशिएशन जो भी है, हमारी जो बातचीत है वो हमेशा, जो भी हम लोग नेगोशिएट कर रहे हैं वो हमेशा विन होगा, तो ऐसा नहीं होता है। एज्यूमिंग द अदर पार्टी वोंट कोऑपरेट। कॉमन एजप्शन क्या है कि हम लोग क्या सोच लेते हैं अपने ही आप में, ये सोच लेते हैं कि जो दूसरी पार्टी है, सामने वाली पार्टी है, वो कोऑपरेट नहीं करेगी। अब हम बायसेस के बारे में देखते हैं। एंकरिंग बायसनेस, तो बीइंग ओवरली इन्फ्लुएंस्ड बाय द फर्स्ट ऑफर, तो पहले ही किसी की भी फर्स्ट ऑफर से इन्फ्लुएंस हमें नहीं होना चाहिए। सेकेंड, कॉन्फर्मेशन बायस, तो फोकस होना चाहिए इन्फॉर्मेशन पर, सपोर्ट करना चाहिए अपने व्यू पॉइंट्स को। थर्ड, कॉन्फिडेंस, की थिंकिंग यू विल ऑलवेज गेट द बेस्ट डील, तो हमें ये हमेशा सोच के चलना चाहिए कि हमें क्या मिलेगा, हमें ही बेस्ट डील मिलेगी। अप्रोच इन नेगोशिएशन, तो अब कोलैबोरेटिव अप्रोचेस जो होते हैं नेगोशिएशन में वो कैसे होते हैं। पहला आता है कि फोकस ऑन इंटरेस्ट नॉट पोजीशन, कि पहला हमें क्या करना चाहिए, इंटरेस्ट पे फोकस करना चाहिए, पोजीशन पे नहीं। क्यों, जैसे कि अंडरस्टैंड करना चाहिए कि रियल नीड क्या है, गोल क्या है दोनों पार्टीज़ का, ठीक है। अवॉइड करना चाहिए हमें डिमांड्स को, और हमें कॉमन ग्राउंड पे सोचना चाहिए कि इम्पॉर्टेंट क्या है, किस पार्टी को ज़्यादा ज़रूरत है, किस पार्टी को रियल नीड है। ये भी हो सकता है कि जो सामने वाली पार्टी है वो झूठ बोल के प्रॉफिट लेना चाह रही हो, ठीक है। सेकंड पॉइंट आपका आता है ओपन कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन जो है वो कहीं ना कहीं खुल के होना चाहिए, हमें कम्युनिकेट करना आना चाहिए, हमें एक्टिवली टू अंडरस्टैंड द अदर पार्टीज पर्सपेक्टिव, तो हमें जो अपने कान है वो खुले रखने चाहिए नेगोशिएशन करते वक्त। हमारा जो दिमाग है, हमारा जो लिसन करने का तरीका है वो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा होना चाहिए दूसरे पार्टी को समझने के लिए। थर्ड पॉइंट आता है बिल्ड ट्रस्ट। थर्ड पॉइंट आपका आता है बिल्ड ट्रस्ट, तो ट्रस्ट जो होता है वो कहीं ना कहीं हमें बिल्ड करना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए ट्रांसपेरेंसी को, और शो करना चाहिए विलिंगनेस टू कॉम्परेट करने के लिए अपने बेस्ट इंटरेस्ट को। फोर्थ पॉइंट हम देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट, तो यहाँ पे क्या होता है कि हमें ट्रीट करना आना चाहिए नेगोशिएशन जब हो रही हो एज अ टीम वर्क, कि हम सॉल्व कर सके अपने सारे प्रॉब्लम्स को, और ब्रेनस्टॉर्म जो क्रिएटेड सॉल्यूशन है वो कहीं ना कहीं हमें टुगेदर लेकर चलना पड़ता है। कुछ ना कुछ अगर प्रॉफिट निकल के आता है कोलैबोरेटिव नेगोशिएशन में, तो कुछ ना कुछ रिस्क भी होगा। तो पहला क्या आता है ओवर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो तुमने कुछ ज़्यादा ही शेयर कर दी है अगेंस्ट अपने आप को, ठीक है, अपने ही लिए तुमने अपनी प्रॉब्लम खुद खड़ी करी है, तो ये तुम्हारा क्या होगा, ओवर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। दूसरा पॉइंट तुम्हारा आता है एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, अदर पार्टी को तुम्हें इतना एडवांटेज भी नहीं देना चाहिए कि वो कॉपरेट कर सके अप्रोचेस को, तुम्हारे ही अप्रोचेस जो है उसको क्या करें, उसका एडवांटेज उठा ले। तीसरा पॉइंट आता है टाइम कंज्यूमिंग, तो अपने टाइम को देखकर आपको काम करना चाहिए। कोलैबोरेशन जो है वो कहीं ना कहीं टेक्स लॉन्गर देन कॉम्पिटिटिव मेथड, ठीक है। आगे हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ क्या आती है कोलैबोरेटिव नेगोशिएशन को लेकर। पहला आता है आपका विन विन आउटकम, एग्रीमेंट जो बेनिफिट है वो एवरीवन, सबके लिए होगा, सबके लिए विन विन आउटकम निकल के आएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट आएगा स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप, अगर रिलेशनशिप अच्छा होगा तो इन दोनों पार्टीज में पार्टनरशिप रहेंगी लॉन्ग टर्म के लिए, और ट्रस्ट भी अच्छे से होगा। थर्ड पॉइंट आता है बेटर सोल्यूशन, तो क्रिएटिव होगा, सस्टेनेबल सोल्यूशन निकल के आएगा अगर गुड रिलेशनशिप रहा तो। फोर्थ आएगा लेस कॉन्फ्लिक्ट, अगर रिलेशनशिप अच्छा है, दोनों में ट्रस्ट है, तो कॉन्फ्लिक्ट होने का कोई चांस ही नहीं है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दोनों में होती रहेगी। आगे हम बात करते हैं अचीविंग विन विन आउटकम। स्पेन द पाई, तो लुक फॉर वेज टू इंक्रीज बेनिफिट फॉर बोथ द साइड, तो हमें क्या देखना चाहिए कि दोनों साइड का कहीं ना कहीं बेनिफिट होना चाहिए, ये नहीं कि हमने सिर्फ अपना बेनिफिट देखा और सामने वाले का लॉस हो रहा है, ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है आपको ट्रेड ऑफ करना आना चाहिए, गिव अप लेस इंपॉर्टेंट थिंग्स टू गेन व्हाट मैटर्स मोर, तो हम लोगों को इतनी ही इन्फॉर्मेशन देनी जितनी ज़रूरत है, उससे ज़्यादा अगर इन्फॉर्मेशन देंगे तो सामने वाली पार्टी क्या करेगी, एडवांटेज उठा लेगी उस चीज़ का। थर्ड पॉइंट आपका आता है शेयर्ड गोल, तो फोकस करना चाहिए हमें अपने कॉमन ऑब्जेक्टिव को, ना कि इंडिविजुअल गेन को देखते हुए। हमें सबका ऑब्जेक्टिव, हमें सबके लिए प्रॉफिट देखकर चलना होगा, अपने सिर्फ अपना इंडिविजुअल गेन नहीं देखना है। आगे हम बात करते हैं बार्गेनिंग की। बार्गेनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रीचिंग एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज, तो बार्गेनिंग क्या होती है, जब भी हम किसी सामने वाली पार्टी से जितना अमाउंट होता है उससे कम में अगर हम लोग अपना एग्रीमेंट करके सामान ले रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं, बार्गेनिंग करना, ठीक है, कम पैसों में चीज़ें लेना सामने वाली पार्टी से। इफ़ ऑफन इन्वॉल्व डिस्कसिंग टर्म, मेकिंग ऑफर एंड रीचिंग अ कॉम्प्रोमाइज, तो किसी न किसी को तो कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, तो हम बार्गेनिंग में ये देखते हैं कि सामने वाला जो इंसान है उससे हम
जितना अमाउंट का सामान है उससे कम अमाउंट में अगर हम लोग लेकर आ रहे हैं तो हमने क्या करा, बार्गेनिंग करा। तो ये चीज़ तो आप सबको पता होगा क्योंकि सब मार्केट में बार्गेनिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल, बाइंग अ प्रोडक्ट एट अ लोअर प्राइस बाय नेगोशिएटिंग विद द सेलर। तो हमने क्या करा, सेलर से नेगोशिएट करा और बार्गेनिंग करके अपना वो प्रोडक्ट लेकर आगे जो हमें चाहिए था कम प्राइस में। टाइप ऑफ बार्गेनिंग, तो बार्गेनिंग के भी दो टाइप है, डिस्ट्रीब्यूटिव और इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग। तो डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग में क्या होता है, जब हम फोकस करते हैं डिवाइड करने के लिए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, विन लूज सिचुएशन इसमें होती है। सेकेंड आपका आता है इंटेरोगेटिव बार्गेनिंग, जिसमें विन विन आउटकम निकल के आता है, पार्टीज का कहीं ना कहीं प्रॉफिट हो रहा होता है। बार्गेनिंग की स्ट्रैटेजीज होती है अब कुछ कि हमें बार्गेनिंग कैसे करनी चाहिए। ठीक है, कुछ लोगों को बार्गेनिंग करनी नहीं आती है, तो बार्गेनिंग की कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजीज होती है, इसीलिए वो लोग बार्गेनिंग कर पाते हैं जो कर लेते हैं। ठीक है, पहले आता है कि हमें प्रिपेयर वेल होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए नो व्हाट यू वांट, कि हमें चाहिए क्या, उसका रिसर्च जो है अदर साइड हमें पता होना चाहिए और उसकी लिमिट्स का पता होना चाहिए कि कितनी लिमिट पे वो चीज़ सेट हो सकती है। सेकेंड पॉइंट, बांटना का जो अल्टरनेटिव हमें वो पता होना चाहिए, बी रेडी विद द अदर ऑप्शन। ठीक है, कि बांटना का अगर हम लोगों ने जो भी डील फिक्स करी अगर वो फेल हो जाती है तो हमें नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ पहले से रेडी होना आना चाहिए। थर्ड आता है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं क्लियर होनी चाहिए, सामने वाला जो इंसान है आपको लिसन कर रहा हो, आप भी उसे अंडरस्टैंड कर रहे हो, एकदम मतलब बहुत ही व्यू पॉइंट एकदम एक्सप्रेस करना है अपना पॉइंट्स आपको एकदम अच्छे तरीके से। फोर्थ पॉइंट आपका आता है विन विन अप्रोच, जिसमें कि सोल्यूशन निकल के आएगा बोथ द पार्टीज़ का। फिफ्थ आपका आता है स्टार्ट स्ट्रॉन्ग, तो आपको कहीं ना कहीं अपना जो दिखाना है वो कोई पूरा कॉन्फिडेंस के साथ अपने ऑफर करने होंगे कि हम इतने में नहीं, हम इतने में लेंगे, ये आपको कॉन्फिडेंस से बताना है, डर डर के नहीं। सिक्स आपका आता है यूज़ साइलेंस, तो जब सामने वाला इंसान बोल रहा है तो आपको क्या करना है, साइलेंटली चुप होना है, या फिर आप जब बोल चुके हैं तो आपको सामने वाले पर्सन को थिंक करने का मौका देना चाहिए। बी फ्लेक्सिबल, हमें फ्लेक्सिबल होना चाहिए, टाइम को मैनेज करना आना चाहिए, अपना जो ट्रस्ट है उसे बिल्ड करवाना आना चाहिए, अपने गुड रिलेशनशिप होने चाहिए फ्यूचर, ताकि हम लोग डील कर सके फ्यूचर में, और गिव एंड टेक आना चाहिए कि ऑफर कर सके स्मॉल कॉम्प्रोमाइज़ को ताकि हम बिगर रिटर्न दे सकें। कैनवास, तो नेगोशिएशन कैनवास जो है वो कहीं ना कहीं सिंपल फ्रेमवर्क है जो कि हेल्प करता है प्रिपेयर करने के लिए हमारे नेगोशिएशन को, बातचीत को, और ये ऑर्गेनाइज करता है हमारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स को भी जो कि नेगोशिएट करने में हमें इफेक्टिवली मदद करते हैं। पहला पॉइंट आता है अपने गोल्स को देखना, तो हमें चाहिए क्या, हम अचीव क्या करना चाहते हैं, हमारे प्रायोरिटीज़ क्या है, हमें वो चीज़ क्लियर होना चाहिए। सेकेंड आता है आपको अदर पार्टीज़ के गोल, तो व्हाट डज द अदर साइड वांट, तो दूसरा साइड वाला क्या चाहता है, उसकी नीड्स को अंडरस्टैंड करना, उसके इंटरेस्ट को जानना भी हमें पता होना चाहिए। थर्ड पॉइंट आपका आता है बांटना, तो व्हाट्स योर बैकअप, तो बैकअप प्लान होना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हमारा एक प्लान डील करने से फेल हो जाता है तो दूसरा हमारे पास रेडी होना चाहिए। वन है आपका जोपा, जोन ऑफ पॉसिबल एग्रीमेंट, तो एक ऐसा एग्रीमेंट आपको सेट करना होगा दोनों साइड से ताकि दोनों ही एग्री हो जाएं। फिफ्थ आपका आता है चैलेंजेस एंड बैरियर्स, की प्रॉब्लम्स कहाँ आ सकती हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स किस चीज़ को लेकर अराइज हो सकता है और किस तरह उसको हैंडल करना है, हमें ये बात पता होनी चाहिए। हाउ टू यूज़ द नेगोशिएशन कैनवास, ठीक है, हम किस तरह से नेगोशिएशन कैनवास को यूज़ कर सकते हैं, हमें प्रिपेयर होना चाहिए एडवांस में ही, फिल आउट ईच सेक्शन ऑफ द कैनवास बिफोर नेगोशिएशन, तो नेगोशिएशन करने से पहले, बातचीत करने से पहले हमें दोनों साइड के बारे में पता होना चाहिए। आपका आता है एनालाइज करना, बोथ द साइड को एनालाइज करके हमें पता होना चाहिए कि दोनों पार्टीज़ जो है फोकस किस पे कर रही हैं। तीसरा हमारी स्ट्रैटेजीज अच्छी होनी चाहिए और चौथा हमें फ्लेक्सिबली अपने आप को दिखाना आना चाहिए। अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स क्या होंगे। तो पहला बेनिफिट आता है क्लियर प्रिपरेशन होना चाहिए कि इंश्योर करना यू डोंट मिस इंपॉर्टेंट डिटेल्स, हमें इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो है उसे मिस नहीं करना है। दूसरा पॉइंट आता है बेटर अंडरस्टैंडिंग होना कि हेल्प यू सी बोथ द साइड्स परस्पेक्टिव, तो हम दोनों साइड के परस्पेक्टिव को देख के चले, हमें ये पता होना चाहिए। तीसरा आता है इफेक्टिव स्ट्रैटेजी की इंक्रीज चांसेस ऑफ सक्सेसफुल डील को लेकर। ठीक है, तो हम बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ द नेगोशिएशन कैनवास के बारे में। तो रिलेशनशिप जो है वो फोकस करता है बिल्ड करने के लिए ट्रस्ट को और मेंटेन करने के लिए गुड कनेक्शन विद अदर पार्टी। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होना चाहिए जो कि लीड कर सके बेटर नेगोशिएशन और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप। सेकेंड आपका आता है बांटना, कि हमें बेस्ट ऑप्शंस देख के चलना चाहिए ताकि नेगोशिएशन फेल हो तो हम बांटना का हेल्प लेकर कॉन्फिडेंटली
तीसरा आपका आता है लेजिटिमेटली, कि ऑब्जेक्टिव जो है स्टैंडर्ड्स का जो उसका फैक्ट है जो जस्टिफाई करता है हमारे प्रपोजल को, वो भी हमें पता होना चाहिए। कि मार्केट का रेट और लीगल रिक्वायरमेंट जो होती है वो फेयर होनी चाहिए नेगोशिएशन के टाइम पे। ऑप्शंस जो होते हैं वो पॉसिबल सोल्यूशन होने चाहिए, और आइडियाज़ जो है वो कहीं ना कहीं बेनिफिट करे बोथ द साइड्स को। हमें क्रिएटिवली थिंक करना है, अपने ऑफर को फ्लेक्सिबली दिखाना होता है। बात करते हैं इंटरेस्ट की, कि हमें इंटरेस्ट पता होना चाहिए, रियल नीड क्या है, डिज़ायर क्या है, गोल क्या है बिफोर ना नेगोशिएशन। हमें सैलरी डिस्कशन जो है, एम्प्लॉयज़ का इंटरेस्ट जो है, बेस्ट कंट्रोल, वो सब देखकर बात करनी चाहिए। 6 पॉइंट आपका आता है कि अपनी पोजीशन को देखिए कि व्हाट ईच पार्टी से दे वांट। तो सारी पार्टीज़ को व्यू पॉइंट लेकर चलना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं, वो क्या, उनका क्या डिमांड है। और कमिटमेंट करने से पहले क्लियर एग्रीमेंट होना चाहिए बोथ द साइड्स की तरफ से, कि बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। और साइन होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट भी, और वर्बल प्रोमिसेस सिर्फ काम नहीं आते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वाइल नेगोशिएशन। तो ये यूनिट 2 नेगोशिएशन एंड लीडरशिप का। तो यूनिट 2 में हम क्या पढ़ेंगे, मैनेजिंग क्रिटिकल मूवमेंट इन नेगोशिएशन। तो नेगोशिएशन में किस तरह के क्रिटिकल मूवमेंट आते हैं, हम उसे कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो व्हाट इज़ नेगोशिएशन? तो नेगोशिएशन क्या होता है? नेगोशिएशन इज अ टॉक बिटवीन 2 or more पीपल। जब 2 से ज़्यादा लोग जब एक ही चीज़ के लिए अग्री करते हैं, नेगोशिएट करके, बातचीत करके, तो उसे क्या कहते हैं, नेगोशिएशन कहते हैं। यहाँ पे हम लोग अपना आइडियाज़ को देते हैं, अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को रखते हैं, और अंडरस्टैंड करते हैं एक दूसरे की हैप्पीनेस के बारे में, कि जिससे दोनों ही पीपल्स एग्री हो जाए। तो नेगोशिएशन जो होता है वो कहीं ना कहीं हैपन होता है हमारे किसमें, बिजनेस में, पॉलिटिक्स में, रिलेशनशिप में, और डेली लाइफ में सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम्स को, ताकि हम लोग डिसीजन ले सकें एक साथ। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। टाइप ऑफ नेगोशिएशन। तो हम यहाँ पे देखेंगे टाइप ऑफ नेगोशिएशन। तो यहाँ पे होता है हमारा 5 टाइप का नेगोशिएशन है। पहला आता है कॉम्पिटिटिव नेगोशिएशन, जिसमें कि हम क्या बात करेंगे कॉम्पिटिटिव अप्रोच में, कि विन और लूज के बारे में। कोलैबोरेटिव अप्रोच में आता है विन विन के बारे में। कंप्रोमाइजिंग अप्रोच में है आपका कि किस तरह से आप लोग रीच कर सकते हैं एक ही ग्राउंड पे, सॉल्यूशंस क्या निकल के आएंगे, हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। 4th पॉइंट आता है आपका अवॉइड करने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट को किस तरह से हम अवॉइड कर सकते हैं। 5th पॉइंट आपका आता है अकोमोडेटिंग अप्रोच। ठीक है, जिसमें से हम लोग देखेंगे कि किस तरह से दूसरी पार्टीज जो हैं वो प्रायोरिटाइज कर रही हैं अपने खुद के नीड को। तो ये 5 टाइप के आपके नेगोशिएशन अप्रोचेस होते हैं। पहला आता है कॉम्पिटिटिव अप्रोच, तो इसमें होता है विन लूज के बारे में, जिसमें कि फोकस करा जाता है विनिंग एट द अदर्स पार्टी एक्सपेंस। तो दूसरे पार्टी की जो एक्सपेंस है उस पर हम लोगों को क्या करना होता है, विन करना होता है सामने वाली पार्टी को। और इसमें क्या यूज़ होता है, हमारा रिसोर्सेज जो होता है वो लिमिटेड यूज़ होता है, तो कि हार्म ना करे हमारे रिलेशनशिप को। सेकेंड है आपका कोलैबोरेटिव अप्रोच विन विन, जिसमें कि फोकस करता है म्यूचुअल बेनिफिट्स होते हैं, और इसमें ट्रस्ट को बिल्ड करा जाता है। दोनों ही पार्टीज जो होती हैं आमने सामने वाली, दोनों ही अपने म्यूचुअल बेनिफिट्स को देखती हैं और अपना ट्रस्ट को बिल्ड करती हैं। सेकेंड पॉइंट इसका है कि इसमें क्या देखा जाता है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप अपना रखने के लिए हमें अपना ट्रस्ट जो होता है वो बनाए रखना होता है, अपने क्रिएटिव सॉल्यूशंस लाने होते हैं। ठीक है, थर्ड आपका आता है नेगोशिएशन अप्रोच में कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच। तो इसमें क्या होता है कि बोथ साइड जो होते हैं वो रीच करते हैं एक ही ग्राउंड पे, ताकि दोनों को ही बेनिफिट हो। इसका सेकंड पॉइंट क्या आएगा कि इसमें क्विक सोल्यूशन के बारे में, नीड मतलब कि कम टाइम में ज़्यादा सोल्यूशन आए, इस तरह के अप्रोचेस रखी जाती हैं। फोर्थ पॉइंट आपका आता है कि किस तरह से हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट को, डिले कर सकते हैं अपने नेगोशिएशन को। फिफ्थ आपका आता है अकोमोडेटिंग अप्रोच। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रायोरिटाइज करते हैं अदर पार्टीज़ की नीड को ओवर योर ओन। तो हम लोग दूसरे की पार्टीज़ को क्या करते हैं, प्रायोरिटाइज करते हैं अपने खुद को की तरफ। और सेकेंड पॉइंट इसका है कि यहाँ पे हम लोग मेंटेन करते हैं अपनी हार्मनी को अनफेयर आउटकम से बचने के लिए। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं क्रिटिकल मूवमेंट इन नेगोशिएशन। तो क्रिटिकल मूवमेंट आर द की टर्निंग पॉइंट्स इन नेगोशिएशन दैट कैन आइदर हेल्प क्लोज द डील और कॉज इट टू द फेल। तो क्रिटिकल मूवमेंट जो कभी कभार निकल के आती है नेगोशिएशन में, बातचीत के दौरान, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे या तो डील को क्लोज कर देगी या फिर फेल हो जाएगा वो डील कंफर्म होने में। ठीक है, पहला आपका जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं, तो फर्स्ट ऑफर जो होता है सेट करता है टोन फॉर नेगोशिएशन, कि किस तरह की हम लोगों की टोन है बातचीत करने की। सेकेंड आता है आपका कि किस तरह की आपकी शो करता है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी को। थर्ड पॉइंट आपका आता है किस तरह से आप दोनों ही पार्टी
पार्टीज अगर स्ट्रांगली डिसएग्री कर जाएं तो किस तरह का आपका अप्रोच रहता है वो देखेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट और डेडलॉक के बारे में। एंड लास्ट आता है आपका क्लोजिंग द डील, तो फाइनल डिसीजन और कमिटमेंट क्या निकल के आया है। तो ये आपके कहीं ना कहीं 4 पॉइंट्स जो कि क्रिटिकल मूवमेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं नेगोशिएट करते वक्त। आगे हम पढ़ते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई क्रिटिकल मूवमेंट। तो अब हमें ये क्रिटिकल मूवमेंट्स पता कैसे चलेंगे कि कब प्रॉब्लम आने वाली है। यहाँ पे हम बात करते हैं, पहला आता है वॉच फॉर इमोशनल रिएक्शन। तो कहीं ना कहीं इमोशनल रिएक्शन हमें देखने को मिल जाता है इफ समवन बिकम डिफेंसिव और अपसेट। अगर कोई डिफेंसिव हो रहा है और अपसेट हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं क्रिटिकल मूवमेंट में आ चुका है, ठीक है। सेकंड पॉइंट आपका आता है कि नोटिस करना होता है मेजर डिसीजंस को कि किस तरह से बिग कन्वेंशन तो नहीं ले रहा, एग्रीमेंट्स में जो बन रहे हैं उसमें अपने पॉइंट्स में अड़ंगन तो नहीं डाल रहा, हमें ये सब देखना होता है। तो वो हमें कहीं ना कहीं हमें क्रिटिकल मूवमेंट देखने को मिलता है। थर्ड पॉइंट आपका आता है पे अटेंशन टू साइलेंस। तो अगर वो साइलेंस हो गया है, एकदम से ही पॉज मार के बैठ गया, तो क्या है यहाँ पे उसको कहीं ना कहीं हेजिटेशन हो रही होगी या फिर डाउट हो रहा होगा, इसीलिए वो कुछ बोल नहीं रहा है, ठीक है। पे अटेंशन। और फोर्थ पॉइंट आपका आता है कि चेंज इन बिहेवियर। अगर आपको बिहेवियर में कोई भी चेंज देखने को मिलता है तो ये कहीं ना कहीं क्रिटिकल मूवमेंट के पॉइंट्स हैं। आगे हम बात करते हैं स्टेजेस टू मैनेज द क्रिटिकल मूवमेंट। हम लोगों को इसे कैसे मैनेज करना चाहिए अब हम वो देखेंगे। फर्स्ट, स्टे काम एंड प्रोफेशन। तो हमें कैसे होना चाहिए, हमें काम होना चाहिए और प्रोफेशनल होना चाहिए, अपने इमोशंस को नहीं दिखाना चाहिए। सेकंड पॉइंट, रिफ्रेम करना चाहिए इश्यूज़ को, अपना फोकस अपने गोल की तरफ ही रखना चाहिए और अपने इंटरेस्ट की तरफ इधर उधर नहीं डगमगाना है। थर्ड पॉइंट, ओपन एंडेड क्वेश्चन होना चाहिए कि दूसरा पार्टी जो है अपने कंसर्न को शेयर कर सके। फोर्थ पॉइंट जो है आपका, टेक अ ब्रेक इफ़ नीडेड। अगर आपको ब्रेक की ज़रूरत पड़ रही है तो आप ले लीजिए, यहाँ पे रीथिंक करने के लिए या फिर गेन करने के लिए अपने कंट्रोल का हमें पॉज लेना पड़ता है। तो पॉइंट है आपका फोकस ऑन इंटरेस्ट नॉट पोजीशन। तो अपनी पोजीशन का इस्तेमाल ना करके हमें अपने इंटरेस्ट के बारे में देखना चाहिए जो कि सबकी इंटरेस्ट सबके लिए बेनिफिटेबल हो। सिक्स पॉइंट आपका कि हमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होना चाहिए अपने अप्रोच की तरफ और अपने डेली मूविंग की तरफ। सेवन पॉइंट आपका आता है कि अपना ट्रस्ट जो बिल्ट है, अपना जो ट्रस्ट आपको वो बिल्ड करके रखना होगा अपने कॉमन ग्राउंड में, ताकि हम लोग अच्छे से कोऑपरेट कर सके सारी कंपनीज़ के साथ। अब हम यहाँ पे देखेंगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिलेशनशिप बिल्डिंग इन नेगोशिएशन। तो किस तरह से हमारा रोल कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप को लेके हम लोग नेगोशिएशन में किस तरह से पहुँचते हैं। तो हमारा जो गुड कम्युनिकेशन होता है, हमारा जो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, वो कहीं ना कहीं एसेंशियल होता है हमारे नेगोशिएशन में। अगर हम लोग कम्युनिकेट कर लेते हैं क्लियरली तो ये अंडरस्टैंड करने में अदर पार्टी को भी हेल्प करता है और रिड्यूस करता है हमारे कन्फ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट्स को। तो सबसे पहला आता है कि क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रस्ट को बिल्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप अपना अच्छा रखना है तो। थर्ड पॉइंट आपका आता है कि कोलैबोरेटिव ओवर कंपटीशन। तो कंपटीशन के टाइम पे एक पॉजिटिव रिलेशन बनाने के लिए हमें क्या इनकरेज करना पड़ता है, अपना कोलैबोरेशन देना पड़ता है। इंडिविजुअली हमें अपने गेन के बारे में नहीं सोचना होता है, हमें सबका लेकर चलना होता है, अपनी सारे लोगों का, ठीक है। बोथ द साइड जो भी वर्क कर रहे हैं उनका म्यूचुअल बेनिफिट देखना होता है। अपने कलीग्स, अपने फ्रेंड्स के साथ अगर आप नेगोशिएट कर रहे हैं तो उसमें आपको क्या होना चाहिए, ट्रस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हमारा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इम्प्रूव नेगोशिएशन आउटकम। तो इम्प्रूव करना आना चाहिए हमें अपने नेगोशिएशन आउटकम की। नेगोशिएशन जो भी है वो उसमें क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होना चाहिए एक दूसरे की तरफ, ताकि हमारा बेटर रिजल्ट निकल सके, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग द अदर पार्टी साइकोलॉजी इन नेगोशिएशन। तो वाई व्हेन यू आर नेगोशिएटिंग इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट द अदर पर्सन इज थिंकिंग और फीलिंग। तो अगर हम लोग नेगोशिएशन कर रहे हैं तो क्या ये ज़रूरी है कि हम लोग अंडरस्टैंड करें दूसरे सामने वाले पर्सन के थिंकिंग और फीलिंग के बारे में? हाँ, क्यों ज़रूरी है अब हम वो देखेंगे। नोइंग देयर नीड एंड वांट्स। तो एवरीवन उनके नीड्स और उनके वांट्स के बारे में हमें नेगोशिएट करते वक्त सोचना चाहिए, क्योंकि अगर उनका कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है उनके नीड्स और उनके वांट्स के बारे में जानने में, ताकि हमें पता चल सके कि नेगोशिएट करते वक्त कि वो हमारे बारे में क्या अंडरस्टैंड करते हैं, हमारी कितनी केयर करते हैं, ठीक है। इफ़ यू आर नेगोशिएटिंग अ डील, ट्राई टू फिगर आउट इफ़ द अदर पर्सन वैल्यू योर प्राइस, टाइम और क्वालिटी ऑफ द मोस्ट। तो हमें नेगोशिएट करते वक्त क्या पता चलता है सामने वाले के बारे में कि वो हमें किस चीज़ की तरफ हमारी वैल्यू रखता है, प्राइस के टाइम पे, मतलब मनी के लिए, टाइम के लिए या क्वालिटी के लिए, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट आपका आता है कि अंडरस्टैंड करना उनकी फीलिंग को क्यों ज़रूरी है, क्योंकि पीपल जो होते हैं वो कहीं ना कहीं इमोशंस में इफेक्ट कर जाते हैं हाउ दे नेगोशिएट, ठीक है।
कि इमोशन में आके वो किस तरह से नेगोशिएट कर रहे हैं उसके बारे में हमें अंडरस्टैंडिंग होगी। किस तरह से उसकी फीलिंग एंगर में आ जाता है उसके बारे में हमें पता चलेगा। उसके इम्पैक्ट उसके डिसीजंस के बारे में हमें उससे पता चलेगा। सेकेंड पॉइंट आपका आता है अंडरस्टैंडिंग देयर मोटिवेशन। तो पीपल जिस तरह से एक्ट कर रहे हैं वो बेस्ड होता है उनको मोटिवेट्स करता है वो उसी तरह से। उनकी मनी, सिक्योरिटी, सक्सेस वो सब किससे होता है? कहीं ना कहीं उसके मोटिवेशन से होता है। इफ़ समवन इज़ मोटिवेटेड बाय फाइनेंशियल गेन, अगर कोई भी अपना फाइनेंशियल गेन की वजह से मोटिवेट है तो वो क्या करेगा? वो बेटर डील की तरफ रीच करने की कोशिश करेगा। थर्ड पॉइंट आपका आता है फाइंडिंग कॉमन ग्राउंड। पता चलेगा कि फाइंडिंग कॉमन ग्राउंड बाय अंडरस्टैंडिंग देयर साइकोलॉजी। अगर हम लोग साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करते हुए देखें तो उनका जो आइडेंटिफाई करने का तरीका होगा वो कहीं ना कहीं हमें एग्री करेगा और शेयर करेगा। उनके इंटरेस्ट को भी, उनके इंटरेस्ट के बारे में हमें पता चलेगा कैसे? उनके साइकोलॉजी की वजह से। ठीक है, इफ़ बोथ द पार्टीज केयर अबाउट देयर लॉन्ग टर्म सक्सेस, अगर दोनों ही पार्टी अपने लॉन्ग टर्म सक्सेस के बारे में सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे फोकस करने को मिलता है, हमें सॉल्यूशंस देखने को मिलता है और दोनों ही अपने बेनिफिट्स के बारे में सोचेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका लास्ट पॉइंट आता है कि अपने ट्रस्ट को किस तरह से हमें बिल्ड करके रखना चाहिए अगर हमें लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहना है एक दूसरे के साथ, हमें लॉन्ग टर्म अपना गेन देखना है। तो अ मेथड ऑफ बिल्डिंग ट्रस्ट एंड एम्पैथी। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि अगर हम लोगों को अपना लॉन्ग टर्म ट्रस्ट लेकर चलना है, अपना बिल्डिंग ट्रस्ट बनाए रखना है तो हम लोगों को वो कैसे करना होगा? तो हम लोगों को अटेंशन देना होता है, एक दूसरे के बातों में इंटरप्ट नहीं करना है एक दूसरे के पॉइंट्स को। सेकेंड पॉइंट आता है कि एक्नॉलेज करना है एक दूसरे की कंसर्न और उसकी फीलिंग्स को। थर्ड पॉइंट, अपनी इन्फॉर्मेशन को ट्रूथफुली शेयर करें विदाउट एनी ट्रांसपेरेंसी, मतलब कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं होती है, आराम से ट्रांसपेरेंसी अपनी दिखाइए और शेयर करिए अपनी इन्फॉर्मेशन। कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं होती अगर आप अपना ट्रस्ट बिल्ड करना चाहते हैं तो। हॉनेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अपना अंडरस्टैंडिंग रखो, लिसन एक्टिवली, प्रॉमिसेस जो होते हैं उनको पूरा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आप ये चाहते हैं कि आपका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप अच्छा हो। तो अपना ट्रस्ट करना चाहते हैं, अगर अपना बिल्ड करना चाहते हैं ट्रस्ट, तो आपको ये सब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है नेगोशिएशन करते वक्त। अगर हम बात करें ओवरकमिंग कम्युनिकेशन बैरियर्स की, तो बैरियर्स किस तरह आते हैं कम्युनिकेशन करते वक्त, हम इसके बारे में देखते हैं। इट्स लाइक मिसअंडरस्टैंडिंग, कल्चरल डिफरेंसेस और अनक्लियर लैंग्वेज कैन पॉज अ प्रॉब्लम इन नेगोशिएशन। तो मतलब कि कल्चर को लेकर डिफरेंसेस होना, लैंग्वेज अनक्लियर होना, तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है हमारे नेगोशिएशन में। को सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेजेस होनी चाहिए। अपने क्वेश्चंस जो होते हैं वो वहीं का वहीं क्लियर कर लेना चाहिए अपना डाउट। अपना बहुत ज़्यादा पेशेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेशेंस और ओपन माइंडेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कम्युनिकेशन करते वक्त। हम ये अपना डाउट में क्वेश्चन लेके नहीं चल सकते कि बाद में से क्लियर करेंगे, वहीं का वहीं क्लियर कर लीजिए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं हैंडलिंग डिफरेंट बिहेवियर एंड इन्फॉर्मेशन गैप। सो किस तरह से हम लोग डिफरेंट बिहेवियर्स को और इन्फॉर्मेशन गैप्स को हैंडल करते हैं नेगोशिएशन करते वक्त। You are negotiating, you may come across people who are difficult to deal with. They might act stubborn, aggressive और uncooperative. तो अगर हम लोग नेगोशिएशन कर रहे हैं और हम लोग पीपल के साथ अगर हमें डील करने में डिफ़िकल्टी हो रही है तो उसका प्रॉब्लम क्या होता है? या तो वो स्टबर्न होंगे, या तो वो एग्रेसिव होंगे और अनकॉपरेटिव होंगे। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती हैं। तो क्या होना चाहिए? स्टे काम होना चाहिए। पहली बात तो कि अपना इमोशनली रिएक्ट नहीं करना है, कितने भी डिफ़िकल्टी में हो अपना इमोशंस छुपा के रखना है। काम होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्लियर होने की ज़रूरत होती है। टेक अ डीप ब्रेथ और कीप योर वॉइस स्टेडी एंड अवॉइड गेटिंग अपसेट और एग्री। तो एग्री और अपसेट होने की ज़रूरत नहीं होती नेगोशिएशन करते वक्त। सेकेंड पॉइंट आपका आता है बी पेशेंट। तो पेशेंस में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर डिफ़िकल्ट बिहेवियर, डिफरेंट बिहेवियर अगर देखने को मिल रहा है, अपने स्ट्रेस को कम करिए। अपने फ्रस्ट्रेशन और मिसकम्युनिकेशन करना ज़रूरी नहीं होता है। अपने आप को एक डीप ब्रेथ लीजिए और उसके बाद अपनी वॉइस को स्टडी करिए। इमोशंस होने की ज़रूरत नहीं होती है। हैंडल इन्फॉर्मेशन गैप। तो सम टाइम अदर पर्सन मे नॉट शेयर ऑल द इन्फॉर्मेशन विथ यू। तो सामने वाला पर्सन क्या करता है? सारी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करता है। तो उस टाइम हमें क्या करना चाहिए? ये नेगोशिएशन कहीं ना कहीं ट्रिकी हो जाती है। तो होल्डिंग बैक इन्फॉर्मेशन, हमें पोलाइटली
क्वेश्चन करना चाहिए ताकि सामने वाला इंसान हमें क्या कर सके, अपने इन्फॉर्मेशन को अच्छे से दे सके। शेयर योर ओन इन्फॉर्मेशन, अपनी खुद की इन्फॉर्मेशन बतानी पड़ती है ताकि हम सामने वाले की इन्फॉर्मेशन को निकलवा सकें। और लास्ट पॉइंट आता है आपका कि फोकस करना अपने सोल्यूशन पे, ठीक है। तो सोल्यूशन पे फोकस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि पर्सन की बिहेवियर में कहीं ना कहीं बिहेवियर, कम्युनिकेशन, इन सबको देख के नेगोशिएशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती है। तो हमें अपना सोल्यूशन लेके चलना है और सबके बारे में सोचना है, अपनी सारी पार्टीज़ के बारे में। ये नहीं कि हम अपना इंडिविजुअल सोच के चल रहे हैं। ये यूनिट 3 डिस्कवरिंग, क्रिएटिंग एंड कामिंग वैल्यू। तो ये हमारा जो है नेगोशिएशन एंड लीडरशिप का टॉपिक है, यूनिट 3 है, जिसे हम आज कवर करने वाले हैं। इन नेगोशिएशन द गोल इज़ टू डिस्कवर वैल्यू, व्हाट्स इम्पॉर्टेंट, क्रिएट वैल्यू, फाइंडिंग वे टू सेटिस्फाई बोथ साइड एंड काम वैल्यू, गेटिंग योर फेयर शेयर। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, नेगोशिएशन पहले तो होता क्या है कि दो पार्टीज़ के बीच में बातचीत करना, उसे हम क्या कहते हैं, नेगोशिएट करना, किसी भी एक पॉइंट पे आके एग्री होना। अब यहाँ पे बात हो रही है कि गोल क्या है डिस्कवर करने के लिए उसकी वैल्यू का, कि इम्पॉर्टेंट क्या है नेगोशिएशन में, फाइंडिंग अ वे टू सेटिस्फाई बोथ द साइड, तो दोनों साइड को सेटिस्फाई करने के लिए ऐसा कोई वे हमें फाइंड आउट करना पड़ता है नेगोशिएट करके। थर्ड पॉइंट यहाँ पे आता है आपका कि हमें गेटिंग, हम दोनों ही पार्टीज़ को फेयर शेयर होना चाहिए, किसी को भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उनका लॉस हो रहा है। अब हम बात करेंगे मेथड ऑफ वैल्यू डिस्कवर। मेथड ऑफ वैल्यू डिस्कवर, आस्क क्वेश्चन टू डिस्कवर वैल्यू, आस्क क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड व्हाट द अदर पर्सन रियली वांट एंड नीड। तो सबसे पहले आता है मेथड टू वैल्यू डिस्कवर में कि क्वेश्चन पूछना, ठीक है। आस्क क्वेश्चन, क्यों हमें क्वेश्चन पूछना चाहिए, ताकि हम लोग अंडरस्टैंड कर सकें सामने वाले पर्सन को कि उसे चाहिए क्या, रियली उसे नीड किस चीज़ की है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू यू इन द डील, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है तुम्हें इस डील में, है ना। तो ये चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सेकेंड आपका आता है कि लिसन केयरफुली, तो हमें सामने वाले पार्टी को बहुत ही ज़्यादा अटेंशन देनी पड़ती है ताकि हम लोग उसे अंडरस्टैंड कर सकें, उसे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, उसका हिडन इंटरेस्ट भी हमें पता चल सके। फॉर एग्जाम्पल, दे माइट मेंशन नीडिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑन डिलीवरी टाइम विच कुड बी वैल्यूएबल टू देम। तो उन्होंने क्या मेंशन करा है कि उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए कब, डिलीवरी टाइम में। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उसका वैल्यूएबल दिखा रहा है कि वो क्या चाहता है, फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं सामने वाला पर्सन। थर्ड पॉइंट आपका आता है क्लेरिफाई इंटरेस्ट। इंटरेस्ट उसका क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, हमें उनके फोकस करना चाहिए उनके इंटरेस्ट पे, बिहाइंड देयर पोजीशन। इफ़ समवन से आई नीड अ लोअर प्राइस, दिस रियल इंटरेस्ट वुड बी सेविंग मनी फॉर देयर बिजनेस। तो कोई अगर इंसान कह रहा है कि उसे कोई भी सामान लोअर प्राइस में चाहिए, तो इसका इंटरेस्ट उसे क्या दिखा रहा है, उसके बिहाइंड पोजीशन हमें क्या देखने को मिल रहा है कि वो मनी को कहीं ना कहीं सेव कर रहा है, ठीक है। आस्क व्हाई द प्राइस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड देयर ट्रू कंसर्न, तो क्यों उसने प्राइस की इंपॉर्टेंस ज़्यादा रखी अपने ट्रू कंसर्न को दिखाते वक्त, उसका कहीं ना कहीं इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है मनी को सेव करने के लिए। आगे हम बात करते हैं क्रिएटिंग वैल्यू, लुक फॉर विन विन सॉल्यूशन। यहाँ पे पहला पॉइंट आता है आपका विन विन सॉल्यूशन को लेकर। तो थिंक अबाउट हाउ बोथ पार्टीज कैन गेन समथिंग, तो दोनों ही पार्टीज को एक अच्छा प्रॉफिट मिले, वो कैसे हो सकता है। तो बाय फाइंडिंग अ वे टू मीट ईच अदर नीड्स यू कैन क्रिएट मोर वैल्यू फॉर द बोथ साइड। तो ऐसा कुछ हम लोगों को क्रिएट करना होगा ताकि हम दोनों के ही गोल्स जो हैं वो आपस में मीट करें और दोनों का ही प्रॉफिट हो, विन विन सॉल्यूशन निकल कर आए। सेकेंड आपका आता है ब्रेनस्टॉर्म आइडिया टुगेदर, तो ऐसा वर्क करें एक साथ मिलके कि वो क्रिएटिव सॉल्यूशन लेकर आए ताकि हम लोग उसके ऊपर मोर डिस्कशन करके उसे और हम लोग इंक्रीजेबल वैल्यू दे सकें। फॉर एग्जाम्पल, if both sides care about different aspects like price and quality, try to find out the middle ground that work for both। तो अगर दोनों ही साइड्स में अगर कोई चाहता है कि वो उसका दोनों का डिफरेंट एक्सपेक्ट होगा, अगर दो साइड्स के पीपल हैं, तो पहला कौन क्या चाहता है कि प्राइस पे उसका डिफरेंट एक्सपेक्ट है और सेकेंड वाले का क्वालिटी को लेके। तो हम लोगों को ऐसा एक मिडिल ग्राउंड देखना होगा, मिडल मतलब कि बीच का देखना होगा ताकि हम लोग एक दूसरे के साथ वर्क कर सकें अच्छे से। हम लोगों को सेटलमेंट करनी होगी प्राइस और क्वालिटी को देखकर ताकि हम लोग टुगेदर एक अच्छा आइडिया क्रिएट कर सकें और गुड सोल्यूशन ला सकें। इसके बाद हम बात करते हैं कामिंग वैल्यू की। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, नो योर वर्थ।
तो अंडरस्टैंड करना है कि हमें क्या चाहिए, हमारी विलिंगनेस क्या है, हम किस चीज़ को विलिंग करेंगे एक्सेप्ट करने के लिए। हम लोगों को अपनी लिमिट्स का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और हम लोगों को नेगोशिएशन करते वक्त क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है इस चीज़ का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू कांट गो बिलो अ सर्टेन प्राइस, बी फर्म अबाउट इट। तो अगर तुम लोग किसी भी चीज़ के प्राइस पे नीचे नहीं जा सकते हो तो तुम लोगों को क्या करना होता है, उस ही प्राइस पे अड़े रहना है। सेकेंड पॉइंट आता है आपका नेगोशिएट फेयरली। तो अपना जो नेगोशिएशन है वो क्या करना चाहिए, हमें फेयरली करना चाहिए, दोनों पार्टीज को देखते वक्त करना चाहिए ताकि फेयर शेयर हो दोनों की पार्टीज का, ठीक है। इफ बोथ द पार्टीज वर्क हार्ड टू फाइंड अ गुड सॉल्यूशन, डिवाइडिंग द वैल्यू बेस्ड ऑन देयर कंट्रीब्यूशन मेक इट फेयर। तो अगर दोनों ने ही वर्क करा है अच्छे से और दोनों का ही सोल्यूशन बहुत ही अच्छा निकल के आया है तो हमें उनकी वैल्यू को किस तरह डिवाइड करना चाहिए, जिस तरह उन्होंने वर्क करा है दोनों को उतना ही कंट्रीब्यूशन मिलना चाहिए जितना जितना दोनों ने वर्क करा ताकि एक फेयर शेयर निकल कर आ सके। इसके बाद हम बात करते हैं नेगोशिएशन कॉन्सेप्ट की। तो सबसे पहला आता है ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ हैपन व्हेन यू गिव समथिंग इन वन एरिया टू गेन समथिंग इन अनदर। तो ट्रेड ऑफ क्या होता है, ट्रेड ऑफ होता है जब हम लोग हैपन होता है जब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक एरिया में अपना कुछ लगाते हैं ताकि वो क्या हमें गेन मिल सके, हमें अनदर एरिया में गेन मिल सके उसके वजह से। तो यहाँ पे म्यूचुअल एग्जांपल्स है, यू माइट एक्सेप्ट अ हायर प्राइस इफ़ यू गेट फास्टर डिलीवरी इन रिटर्न। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना ज़्यादा प्राइस देने को तैयार हो जाते हैं जब हमें क्या हो जाता है, जब हमें फास्टर डिलीवरी मिलने के लिए रेडी होती है, ठीक है। तो ट्रेड ऑफ हेल्प बोथ द साइड फाइंड मिडिल ग्राउंड एंड क्रिएट वैल्यू। तो ट्रेड ऑफ क्या करता है कि बोथ द पार्टीज को, दोनों ही पार्टीज को हेल्प करता है कि दोनों ही मिडिल ग्राउंड पे आ सके और एक अपनी अच्छी वैल्यू क्रिएट कर सकें। इसके बाद आपका सेकेंड आता है गेन। तो म्यूचुअल गेन जो होता है वो दोनों में ही बेनिफिट करता है, दोनों पार्टीज के साइड्स को कि वो अपना शेयर जो है अच्छे से ले सकें। वाइल नेगोशिएशन यू माइट एग्री टू द लॉन्गर कॉन्ट्रैक्ट इन एक्सचेंज फॉर द लोअर प्राइस, द साइड गेन समथिंग दे वैल्यू। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एग्जाम्पल जो है वो ये आया है कि इफ़ द प्राइस ऑफ द रॉ मटेरियल इंक्रीजेज, अगर प्राइस जो है रॉ मटेरियल का वो इंक्रीज हो रहा है तो दोनों ही साइड को एग्री करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा अपनी डील को कि वो उस प्राइस को अकाउंट कर सके फॉर एक्सचेंज। इफ वन पार्टी डज नॉट मीट सर्टेन कंडीशन, अगर एक पार्टी उस कंडीशन को एग्री नहीं कर पा रही है, देयर माइट बी पेनाल्टी और चेंज इन देयर एग्रीमेंट। तो उन लोगों को अपना एग्रीमेंट क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है या फिर पेनल्टी देनी पड़ती है। थर्ड पॉइंट आता है डिस्प्यूटिव बार्गेनिंग। तो डिस्प्यूटिव बार्गेनिंग इज अ टाइप ऑफ नेगोशिएशन वेयर बोथ पार्टी ट्राई टू फाइंड अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वैल्यू लाइक मनी और रिसोर्सेज। तो डिस्प्यूटिव बार्गेनिंग में क्या होता है, ये ऐसा नेगोशिएशन का टाइप है जब दोनों ही पार्टीज को अपना डिवाइड करना पड़ता है एक फिक्स्ड अमाउंट मनी को लेकर या फिर रिसोर्सेज को लेकर। तो यहाँ पे विन और लूज की सिचुएशन होती है। हमें क्या देखने को मिलता है कि अगर एक साइड का प्रॉफिट हो रहा होगा तो अनदर साइड का क्या हो रहा होगा, लॉस हो रहा होगा। अब हम बात करते हैं व्हाट इज एन इक्विटेबल सोल्यूशन। तो इक्विटेबल सोल्यूशन क्या होता है, इक्विटेबल सोल्यूशन मींस फाइंडिंग अ फेयर सोल्यूशन। तो इक्विटेबल सोल्यूशन क्या होता है, फेयर सोल्यूशन होना। Even if it is not the same for both the side, it about making sure both the side get what they deserve। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर दोनों ही साइड को सेम फेयर सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो क्या होता है, ये होता है कि उनके जिस तरह से, तो उनको जितना वो डिजर्व कर रहे होंगे उतना जितना उन्होंने अपना एफर्ट लगाया होगा उस बेसिस पे उन्हें क्या मिलता है, उनका शेयर मिलता है। If one person work harder or contributed more resources, they might get a bigger share of the benefit। तो अगर एक पर्सन ने ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन दिया, अपना हार्डवर्क दिया है तो उस पर्सन को क्या मिलेगा, उस पर्सन को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ज़्यादा शेयर मिलेगा अकॉर्डिंग टू द अनदर पर्सन। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जोपा की, जोन ऑफ पॉसिबल एग्रीमेंट की। तो जोपा इज एन रेंज विद इन विच एन एग्रीमेंट कैन बी रीच इन नेगोशिएशन। तो जोपा कहीं ना कहीं एक ऐसा रेंज है जहाँ से हम लोग एग्रीमेंट तक पहुँच सकते हैं। इट रिप्रेजेंट द एरिया वेयर बोथ द पार्टीज इंटरेस्ट ओवरलैप, दे कैन फाइंड अ म्यूचुअली एक्सेप्टेबल डील। तो जोपा में क्या होता है, दोनों ही पार्टीज अपने इंटरेस्ट को ओवरलैप करते हैं और उनको क्या म्यूचुअल एक्सेप्टेबल डील मिलती है ताकि दोनों ही अपना बेनिफिट लेकर चल सकें। तो जोपा अकर करता है व्हेन द लोवेस्ट ऑफर अ बायर इज विलिंग टू एक्सेप्ट इज हायर देन द हाईएस्ट प्राइस एज अ सेलर विलिंग टू एक्सेप्ट। तो जोपा क्या अकर करता है कि अगर लोवेस्ट प्राइस में
अगर लोएस्ट प्राइस में ऑफर हो रहा है बाय करने का, तो हायर प्राइस में कहीं ना कहीं सेलर को भी विलिंग करना पड़ता है एक्सेप्ट करने के लिए, कि दोनों ही म्यूचुअल बेनिफिट्स हो सके। और अगर नो जोपा का इंटरेस्ट निकल के आता है, देयर इज़ नो ओवरलैप बिटवीन द टू साइड्स, तो वहाँ पे कोई भी एग्रीमेंट रीच नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, अगर बायर है वो विलिंग कर रहा है पे करने के लिए $100 to $200 फॉर द प्रोडक्ट, तो सेलर को भी कहीं ना कहीं, अगर सेलर बोल रहा है कि वो $150 to $250 करेगा, तो जोपा क्या करता है, एग्रीमेंट लेकर आता है जो कि मिडल म्यूचुअल होता है उन दोनों के लिए ही। तो $150 से $200 इनका निकल के रहेगा, ताकि दोनों का ही बोथ द साइड कैन एग्री ऑन दिस रेट। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं बाइसेस एंड एनिमीज ऑफ द वैल्यू क्रिएशन की। Biases are the personal opinion or attitude that affect the decision making and can prevent the value creation। तो biases क्या है, पर्सनल ओपिनियन होता है और एटीट्यूड होता है जो कि इफेक्ट करता है हमारे डिसीजन मेकिंग को और वैल्यू क्रिएशन को। जैसे कि कन्फर्मेशन बायस जो होता है वो कहीं ना कहीं व्हेन यू ओनली लुक फॉर द इन्फॉर्मेशन, अगर हम सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन की तरफ ही लुक कर रहे हैं जो कि सपोर्ट कर सके हमारे ओपिनियन को, तो वो कहीं ना कहीं क्या करता है, लिमिट करता है हमारे क्रिएटिव सोल्यूशन को भी। एनिमीज जो होते हैं वो वैल्यू करते हैं क्रिएशन को अदर थिंग, ताकि दोनों ही बोथ द पार्टीज जो हैं वो स्टॉप हो सके फ्रॉम फाइंडिंग द विन विन सोल्यूशन। यहाँ पे कहीं ना कहीं लैक ऑफ ट्रस्ट भी होता है। इफ़ यू डोंट ट्रस्ट द अदर पार्टी, अगर हम लोग दूसरे पार्टी को ट्रस्ट ही नहीं करेंगे तो हार्ड सोल्यूशन कैसे निकल कर आएगा, दोनों एक दूसरे के साथ कॉपरेट नहीं कर पाएंगे और मिसअंडरस्टैंडिंग होगी जो कि स्टॉप करेगी एक दूसरे से म्यूचुअल गेन डिस्कवर करने के लिए। इफ वन साइड रिफ्यूजेस टू कॉम्प्रोमाइज और लिसन, अगर एक साइड का पार्टनर जो है वो रिफ्यूज कर देता है कॉम्प्रोमाइज करने के लिए या फिर लिसन करने के लिए, तो ये कहीं ना कहीं एग्रीमेंट में प्रिवेंट करता है। इसके बाद हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नेगोशिएशन की। तो कॉम्प्लेक्स नेगोशिएशन जो है वो कहीं ईजी नहीं होता है, बिकॉज ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट फैक्टर्स होता है नेगोशिएशन में, कहेंगे नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो कॉम्प्लेक्स जो नेगोशिएशन है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता है, इजी भी नहीं होता है, डिफिकल्ट टॉपिक है जो कि नीड होता है हमें सॉल्व करने के लिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देयर इज़ नॉट जस्ट एन, तो यहाँ पे हम बात करते हैं मल्टीपल इश्यूज़ की, कि देयर कैन बी सेवरल थिंग्स। तो बहुत सारी थिंग्स होते हैं जो कि डिस्कस करते हैं हम एक ही टाइम पे, जैसे कि लाइक प्राइस, डिलीवरी टाइम, क्वालिटी, ईच ऑफ दीज नीड इज़ बीन हैंडलिंग सेपरेटली। तो हमें ये सब चीज़ें सेपरेटली हैंडल करनी चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं एक ही टाइम पे उसे डिस्कस कर रहे होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बन जाता है इशू। इसके बाद हम बात करते हैं मल्टीपल स्टेक होल्डर्स की। तो अगर मोर देन वन पार्टी इज इन्वॉल्व सच एन डिफरेंट टीम्स, कंपनीज और पीपल्स, ईच ऑफ द पार्टी हैव देयर ओन इंटरेस्ट एंड गोल। तो यहाँ पे बात हो रही है अगर मल्टीपल स्टेक होल्डर होंगे तो अदर पार्टीज का अपना सबका अलग इंटरेस्ट, अपने सबका गोल होता है, तो कहीं ना कहीं डिफरेंट टीम्स, डिफरेंट कंपनीज होगी, डिफरेंट पीपल्स होंगे, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है एक दूसरे की बात को समझने के लिए और हैंडल करने के लिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं पावरफुल पार्टीज़ की, तो जो पावरफुल पार्टीज़ होती हैं वो कहीं ना कहीं गेन करती हैं ज़्यादा इंटरेस्ट, और उनके जो बात होती है वो ज़्यादा मानी जाती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं। अब हम बात करेंगे पावर डिस्टेंस की। पावर डिस्टेंस इज अबाउट हाउ लेस पावरफुल पीपल एक्सेप्ट बीइंग कंट्रोल्ड बाय द मोर पावरफुल। तो अगर लेस पावरफुल पीपल होंगे तो वो उनको क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा मोस्ट पावरफुल पीपल्स के बातों को, और पीपल जो है रिस्पेक्ट करते अथॉरिटीज़ को, हायरार्की को, वो कहीं ना कहीं दब जाते हैं। हम बात करते हैं इंडिविजुअलिज्म एंड कलेक्टिविज्म की। तो इंडिविजुअलिस्टिक जो कल्चर होता है वो कहीं ना कहीं पीपल को फोकस करता है उसके पर्सनल गोल और अचीवमेंट्स की तरफ, और अगर हम कलेक्टिविज्म कल्चर्स की बात करें तो वो क्या करता है, पीपल को केयर करता है कि वो अपने ग्रुप्स के, अपने नीड्स के बारे में ज़्यादा सोचे फॉर द कॉमन गुड्स। ठीक है, अगर हम सर्टेनिटी अवॉइडेंस के बारे में बात करें तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पीपल्स को ट्राई टू अवॉइड करने के लिए सर्टी और अनप्रेडिक्टेबिलिटी सिचुएशंस को, क्योंकि ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करती है। फिर सम कल्चर्स जो होते हैं वो प्रेफर करते हैं क्लियर रूल्स और प्लान्स को, लाइक हाई अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस, वाइल द अदर आर मोर कंफर्टेबल विद द फ्लेक्सिबिलिटी एंड चेंज, लो अनसर्टेनिटी एंड अवॉइडेबिलिटी को। ठीक है, तो यहाँ हम बात करते हैं मस्कुलिनिटी एंड वर्सेस फेमिनिटी को। तो मस्कुलिनिटी जो होता है वो कहीं ना कहीं अबाउट होता है हाउ कॉम्पिटिटिव एंड एग्रेसिव इज आ कल्चर, और फेमिनिटी जो होता है वो हमें वैल्यू करता है हमारे कॉम्पिटिशन्स, ऑपरेशंस को, क्वालिटी ऑफ लाइफ को, केयरिंग फॉर अदर्स को। तो कुछ कल्चर्स ऐसे होते हैं जो कि फोकस करते हैं मोर
on competitions while other focus on the cooperation and well-being. यूनिट 4 नेगोशिएशन एंड लीडरशिप का। तो इसमें पहला टॉपिक आपका आता है मैनेजिंग अल्टरनेटिव। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बांटना के बारे में कि बांटना क्यों इंपॉर्टेंट है, बांटना का फुल फॉर्म क्या है। तो बांटना का फुल फॉर्म होता है बेस्ट अल्टरनेटिव टू नेगोशिएटेड एग्रीमेंट। ठीक है, सबसे बेस्ट वे जो होता है नेगोशिएट करने का वो क्या है, बांटना ही है। देंगे वाई बांटना इज इम्पॉर्टेंट। बांटना गिव्स यू अ लेवरेज इन नेगोशिएशन व्हेन यू नो यू हैव गॉट good big backup plan, you are not desperate to accept a bad deal. This confidence can help you lead negotiation better down. तो अगर जब हम लोग नेगोशिएट कर रहे होते हैं और हमारे पास कोई बैकअप प्लान नहीं होता तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए हम लोग क्या रखते हैं बैकअप प्लान के लिए अपना बांटना, बेस्ट अल्टरनेटिव टू नेगोशिएटेड एग्रीमेंट। ठीक है, तो बांटना हमारा एक बैकअप प्लान होता है जिससे हमें क्या मिलता है, हमें कॉन्फिडेंस मिलता है कि हमारे पास बेटर एग्रीमेंट के लिए बांटना है। ठीक है, जो कि हमें हेल्प करता है हमारे बेटर एग्रीमेंट के लिए, और ये कहीं ना कहीं हमें हेल्प करता है हमें डिसाइड करने के लिए व्हेन टू वॉक अवे फ्रॉम अ नेगोशिएशन। इफ़ द डील ऑन अ टेबल इज़ वर्स देन योर बांटना, it would might be better to leave and go with your alternative. तो अगर कोई भी डील जो होती है वर्स हो जाती है तो हमें क्या करना पड़ता है, बांटना का हेल्प लेना पड़ता है। अगर वो भी उससे भी ज़्यादा वर्स हो जाए तो हमें क्या करना पड़ता है, बेटर टू लीव और गो टू योर अल्टरनेटिव। ठीक है, तो अल्टरनेटिव के साथ हमें क्या करना पड़ता है, जाना पड़ता है या फिर उसे लीव कर दो वहीं का वहीं। ठीक है, बात करते हैं कि हाउ टू डिटरमाइन योर बांटना। तो हम लोग अपने बांटना को किस तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो थिंक अबाउट व्हाट अदर ऑप्शंस यू हैव इफ़ द करंट नेगोशिएशन वुड नॉट वर्क आउट। तो ऐसा क्या हमारे पास अदर ऑप्शन है जो कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं अगर हमारा नेगोशिएशन जो है वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है। तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम लोग कंपेयर कर सकते हैं अपने ऑप्शंस को, हम लोग दे सकते हैं कि बेस्ट क्या है हमारे लिए और चूज़ कर सकते हैं अपने बेस्ट इंटरेस्ट को। योर बांटना इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल ऑप्शन। तो हमारा बांटना जो होता है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मोस्ट वैल्यूएबल ऑप्शन होता है दिस अल्टरनेटिव्स के लिए। तो यूजिंग बांटना इज़ नेगोशिएशन। तो बांटना कहीं ना कहीं हमें जब हम यूज़ करते हैं बांटना को नेगोशिएशन में तो हमें क्या करता है, वो स्ट्रेंथन करता है हमारी पोजीशन को। तो बांटना गिव्स यू मोर कॉन्फिडेंस। तो हमें अपने बांटना को जानते हैं अगर, तो वो कहीं ना कहीं हमें कॉन्फिडेंस देता है और सामने वाली पार्टी जो होती है वो नो करती है कि यू हैव गुड अल्टरनेटिव, कि हमारे पास बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव है, हमारे पास बेस्ट डील है डील करने के लिए। ठीक है, अवॉइड करते हैं हम लोग बैड डील्स को, क्योंकि हमारे पास गुड डील है बांटना। तो हम लोग बैड डील्स को क्यों प्रेफर करेंगे, राइट। हम लोग उसे अवॉइड करते हैं। If the deal you are negotiating does not meet your needs or your partner is better, you can walk away without regret. तो अगर नेगोशिएट करते वक्त हमारा वो मीट नहीं हुआ गोल तो हम लोग क्या अपने पार्टनर को भी यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी रिग्रेट। तो हम 4th पॉइंट के बारे में बात करते हैं, बांटना एंड द अदर parties partner. तो while you focus on your own partner, it's important to think about the other parties partner. तो अगर जब हम लोग अपने फोकस कर रहे हैं अपने पार्टनर के ऊपर तो हमें ये भी देखना होगा कि दूसरे जो सामने वाली पार्टी है उनका पार्टनर क्या है। हो सकता है कि उनके पास भी अपना बेस्ट अल्टरनेटिव हो। इफ़ द अदर पार्टी हैज़ अ स्ट्रॉन्ग पार्टनर, अगर उनके पास ज़्यादा अच्छा पार्टनर है तो यू मे बी लेस विलिंग टू नेगोशिएट। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को लेस विलिंगनेस होगी नेगोशिएट करने की, क्योंकि नोइंग दिस कैन हेल्प यू एडजस्ट योर अप्रोचेस। तो हम लोगों को ये क्या करेगा, अप्रोचेस तक पहुँचने में कहीं ना कहीं हेल्प करेगा, क्योंकि पार्टनर का जो एक्शन है वो कहीं ना कहीं फुल होता है while negotiation. If you are negotiating a salary with a company and they offer you low pay, that you have another job offer with a better pay, your partner is the other job offer. If the company cannot match your needs, you might decide to take the better offer. तो यहाँ पे क्या बात करी जा रही है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर नेगोशिएशन करते वक्त अगर हम लोग नेगोशिएशन कर रहे हैं सैलरी के ऊपर विद अ कंपनी, अगर वो लोग हमें लो पे में नौकरी दे रहे हैं, जॉब दे रहे हैं, तो हम लोगों को वो हम लोग नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास है बांटना, हमारे पास है बेस्ट ऑफ़र है, तो हम लोग क्यों एक्सेप्ट करेंगे दूसरी कंपनी को, राइट। तो वो हम लोगों की नीड्स को जब पूरा नहीं कर सकती है तो हम लोग उसका ऑफ़र नहीं लेंगे, हमारे पास क्योंकि बेटर ऑफ़र है। अब हम आगे बात करते हैं इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव ऑप्शंस ऑफ़र। तो यहाँ पे हम बात करेंगे evaluate alternative की। when you have different options compare them with what you want for the current negotiation। अगर हमारे पास different options हैं
तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कंपेयर करते हैं कि हम लोग नेगोशिएट कर सकें अपने करंट ऑप्शन के साथ। हम लोग उनको क्या कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं कि हमने पहले क्या गलती करी थी, वो गलती अब नहीं करनी है। सेकेंड आपका आता है क्वेश्चन टू आस्क योर सेल्फ। तो अपने आप से ही क्वेश्चन पूछिए कि इज़ द अल्टरनेटिव बेटर और वर्स। तो क्या ये जो हमने अभी अल्टरनेटिव देखा, क्या वो बेटर था और वर्स्ट है। कंपेयर करो अपने ऑप्शंस के साथ उनको कि वो ज़्यादा वैल्यूएबल है, ये लेस वैल्यूएबल हमारे करंट नेगोशिएशन के साथ। अपने डील्स, अपने नीड्स को, अपने गोल्स को देखो, ठीक है। मैनेजिंग योर अल्टरनेटिव, अपने खुद के अल्टरनेटिव को मैनेज हम कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। नो योर बांटना, अपने बांटना को जानते वक्त, अपने बांटना को अवेयर होते वक्त हम लोगों को क्या होता है, क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है अपने ऑप्शन को लेकर कि करंट सिचुएशन में वो वर्क करेगा या नहीं करेगा। बाय नोइंग योर बांटना, जब हम लोग अपने बांटना को जानते हैं हमारे पास कॉन्फिडेंस होता है, हमारे पास बेटर डिसीजंस होता है कि हम लोग अवॉइड कर सके बैड डील्स को, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आता है कि कंपेयर बांटना विद द करंट। तो नेगोशिएशन में रेगुलर हमें कंपेयर करना चाहिए अपने करंट ऑफर्स को विद योर पार्टनर, और हमें करंट ऑफर्स को भी वर्स होना चाहिए हमारे पार्टनर से, कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए हमारा जो करंट ऑफर चल रहा हो, और चूज़ करता है हमारे वे को कि हम लोग किस तरह से अपने अल्टरनेटिव उस पर फोकस कर रहे हैं। थर्ड आपका आता है लेवरेज योर स्ट्रॉन्ग पार्टनर। तो स्ट्रॉन्ग पार्टनर गिव्स यू मोर नेगोशिएशन पावर। तो स्ट्रॉन्ग पार्टनर अगर होगा तो हमें नेगोशिएशन की और भी ज़्यादा पावर होगी, और अल्टरनेटिव अपना लेकर चलेंगे, हम लोग लेस डिपेंडेंट होंगे करंट नेगोशिएशन पे। फोर्थ आपका आता है स्टे फ्लेक्सिबल। तो जब भी हम लोग नेगोशिएट कर रहे हैं तो हमें फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि स्टे फ्लेक्सिबिलिटी और ओपन होना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, एक डील को बेटर करने के लिए। फिफ्थ पॉइंट आता है मैनेज द अदर पार्टी अल्टरनेटिव। तो अदर पार्टी के भी अल्टरनेटिव को हमें जज करते वक्त चलना चाहिए, उसकी पोजीशन को देखना चाहिए, जज करते चलना चाहिए, और उसके पोजीशन को देखना चाहिए कि वो क्या अपना अंडरस्टैंडिंग लेके चल रहे हैं बांटना को लेकर। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर नेगोशिएटिंग द प्राइस ऑफ योर प्रोडक्ट, अगर हम लोग नेगोशिएट कर रहे हैं प्राइस के प्रोडक्ट को लेकर, तो बांटना कहीं ना कहीं हमें हेल्प करता है बाय करने के लिए सेम प्रोडक्ट एट अ चीपर प्राइस में, ठीक है। कम प्राइस में हमें वो हेल्प करता है उसी प्राइस को लेने के लिए, और डिफरेंट स्टोर्स में यू हैव मोर कॉन्फिडेंस जब हमारे पास अच्छा बांटना का डील होगा। तो बाद हम बात करते हैं मैनेज द अदर पार्टी अल्टरनेटिव। अंडरस्टैंड करना उनके बांटना को कि वो किस तरह से हमें हेल्प कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं पोजीशंस को और हमारी नीड्स को भी। सेकेंड आता है इफ़ दे हैव अ स्ट्रॉन्ग पार्टनर, अगर उनके पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पार्टनर होगा तो अदर्स पार्टी का गुड अल्टरनेटिव होगा। दे मे नॉट बी इंटरेस्टेड इन योर ऑफर, तो वो हमारे ऑफर में क्यों इंटरेस्टेड होंगे जब उनके पास खुद का स्ट्रॉन्ग पार्टनर होगा, ठीक है। दिस मीन्स दैट दे मे नॉट फील प्रेशराइज टू एक्सेप्ट योर डील। तो उन लोगों को कोई भी प्रेशराइज नहीं कर सकता है तुम्हारे डील को एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि उनके पास खुद का स्ट्रॉन्ग पार्टनर का डील है। इन दिस केस यू माइट नीड टू ऑफर मोर अट्रैक्टिव और कन्वीनियंस है। तो हमें इस टाइम पे इतना अट्रैक्टिव अपना ऑफर देना होगा, इतना कन्विंस करने की पावर होनी चाहिए कि हम लोग उनका डील उन्हें एक्सेप्ट करवा सकें, ठीक है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। तो आपका ये वाला लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। बाय बाय।